करेंगे देहरादून की विधानसभा का, जहां पर सत्र की कार्रवाई चल रही है। आदरणीय विधायकगण, आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐतिहासिक विधेयक पर अपने विचार रखने के लिए, और मैं ये कहूँ कि शायद अंतिम वक्ता के रूप में और मैं खड़ा हुआ हूँ। सर्वप्रथम इस महत्वपूर्ण विधेयक पर जो बहुत सार्थक चर्चा हुई है, कल से लेकर लगातार, कल 2 बजे आपने जब चर्चा प्रारंभ की थी, उसके बाद लगातार चर्चा चल रही है। और मैं समझता हूँ कि पहली बार कोई विधेयक जो हमारे सदन में अब तक के इतिहास में राज्य स्थापना के बाद आया होगा, इतनी लंबी चर्चा हुई होगी, और उसमें पक्ष विपक्ष सभी सदस्यों ने, एक सदस्य ने अपनी बात यहाँ पर करी है। मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ हमारे सभी मंत्रीगणों ने इस पर अपनी बात रखी इस विधेयक के बारे में, वहीं आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कल अपनी बात इस पर शुरुआत में रखी थी। उसके अतिरिक्त हमारे बहुत वरिष्ठ सदस्य श्री मदन कौशिक जी ने, श्री शिव अरोड़ा जी ने, श्री भरत चौधरी जी ने, अनिल नौटियाल जी ने, श्री प्रीतम सिंह पवार जी ने, सहदेव सिंह कुंडीर जी ने, विनोद चमोली जी ने, श्री ब्रजभूषण गहरोला जी ने, आदेश चौहान जी ने, प्रदीप बत्रा जी ने, राजकुमार पौरी जी ने, दिलीप रावत जी ने, बिशन सिंह चुफाल जी ने, सुरेश गढ़िया जी ने, प्रमोद नैनवाल जी ने, मोहन सिंह महाराज जी ने, राम सिंह कैड़ा जी ने, बंशीधर भगत जी ने, श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी ने, मुन्ना सिंह चौहान जी ने, श्री अरविंद पांडे जी ने, सरिता आर्या जी ने, श्रीमती शैला रानी रावत जी ने, श्रीमती रेणु बिष्ट जी ने, श्री विनोद कंडारी जी ने, उमेश शर्मा काऊ जी ने, सुरेश चौहान जी ने, श्री किशोर उपाध्याय जी ने, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी ने, शक्तिलाल शाह जी ने, फुरकान अहमद जी ने अभी विचार रखे, फकीर राम टमटा जी ने, और बसपा के हमारे आदरणीय शहजाद जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी। और प्रतिपक्ष से जहां आर्या जी ने अपनी बात रखी, वहीं सुमित हरदेश जी ने, तिलक राज बेहड़ जी ने, आदेश चौहान जी ने, विक्रम सिंह नेगी जी ने, हरीश धामी जी ने, इंजीनियर रवि बहादुर जी ने, श्री वीरेंद्र कुमार जी ने, प्रीतम सिंह जी ने, श्री भुवन कापड़ी जी ने अपनी बात यहाँ पर रखी। इसके अतिरिक्त कोई छूटा तो नहीं प्रेम? सभी ने अपनी यहाँ पर इस सार्थक चर्चा में भाग लिया। मैं आभारी हूँ सबका कि ये कोई सामान्य विधेयक नहीं है, और वास्तव में ये देवभूमि उत्तराखंड को इसका सौभाग्य मिला। और जिस प्रकार से भारत एक हमारा बहुत बड़ा देश है, अन्य बहुत बड़े प्रदेश हैं, लेकिन ये अवसर हमारे राज्य को मिला, और हम सब गौरवान्वित हैं कि ये मौका हम सबको एक इतिहास लिखने का और देवभूमि से देश को दिशा देने का अवसर इस सदन के प्रत्येक सदस्य को आज उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का प्रतिनिधि होने के कारण मिला। और मैंने पहले ही कहा कि ये सामान्य विधेयक नहीं है, बल्कि एक भारत की एकात्मकता का सूत्र है। हमारे संविधान शिल्पियों ने जिस अवधारणा के साथ हमारा संविधान बनाया था, देवभूमि उत्तराखंड से आज वही अवधारणा साकार रूप लेने जा रही है, धरातल पर उतरने जा रही है, और समूचे देश को एक अपेक्षा के साथ कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ें। मैं इस अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारी उत्तराखंड की ये विधायिका, जहां हम सब पूरे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक इतिहास रचने जा रही है। और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनते हुए न केवल इस सदन को, बल्कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को आज गर्व की अनुभूति हो रही है। अध्यक्ष महोदया, आज मैं इस सदन में, इस ऐतिहासिक सदन की कार्रवाई में उपस्थित सभी हमारे विद्वान साथियों को बताना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें यहाँ पर अभी हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हमने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प और स्वप्न को साकार करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि नई सरकार का गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे और इसके लिए हम एक ड्राफ्ट कमेटी बनाएंगे। और हमने सबसे पहले सरकार बनने के बाद उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, मौका दिया, और हमने सबसे पहले काम कमेटी बनाने का किया और कमेटी ने अपना काम किया। कमेटी बनाने से पहले उत्तराखंड के आम विधानसभा चुनाव में जाने से पहले हमने देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था और ये कहा था कि ये देवभूमि है, ये भगवान बाबा बद्री विशाल की धरती है, बाबा केदार की धरती है, आदि कैलाश की धरती है। ये गंगा यमुना देवों से आच्छादित, वनों से आच्छादित, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित और सैनिकों का हमारा ये प्रदेश है। प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, देश के अंदर कहीं न कहीं अपनी सेवाएं देता है। इसलिए उत्तराखंड के अंदर सबके लिए, उत्तराखंड के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और ये प्रस्ताव हमने देवभूमि की देवतुल्य जनता के सामने रखा था और देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इसके लिए हमें अपना आशीर्वाद दिया। और राज्य स्थापना के बाद पहली बार राज्य के अंदर हर चुनाव में ये होता रहा है, एक परिपाटी थी, एक मिथक था कि एक बार एक पार्टी की सरकार बनती है और अगले चुनाव में दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है। ये पहली बार देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने ये मिथक तोड़ने का काम किया, एक परिपाटी बदलने का काम किया और एक इतिहास बनाकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और हमने 27 मई 2022 को उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी के नेतृत्व में ये 5 सदस्यीय समिति गठित की। और इस समिति में मैं उन समिति के सदस्यों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, एक से एक विद्वान, जहां रंजना प्रकाश देसाई जी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री प्रमोद कुमार कोहली जी, मुख्य न्यायाधीश सिक्किम उच्च न्यायालय श्री मनु गौड़ जी, समाजसेवी श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, इनको सम्मिलित किया गया और इस समिति ने अपना काम प्रारंभ किया। इसकी 2 उप समितियां बनाई गई, एक का काम था संहिता को बनाना और एक का था प्रारूप तैयार करना। दूसरी उप समिति का कार्य प्रदेश के निवासियों के साथ जनसंवाद करना और संहिता का हिंदी में अनुवाद करना। हमारे देश के जिस गांव को, हमारे प्रदेश के जिस गांव को देश का अंतिम गांव कहा जाता था,
माड़ा गांव हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को देश के पहले गांव की संज्ञा दी और माड़ा गांव से ये संवाद प्रारंभ हुआ। लोगों के बीच में कमेटी गई और कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया। अभी प्रतिपक्ष के साथियों का ये भी आया था, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कोई जवाब भी नहीं दे रहा हूँ, कोई मैं आपकी बात की आलोचना भी नहीं करना चाहता हूँ, मेरा स्वभाव भी नहीं है कि जैसा कहा कि हमको इसकी सूचना नहीं मिली। ये देखिए सभी राजनीतिक दलों के लोगों को सूचना गई थी। कांग्रेस पार्टी के भी हमारे ये जो मथुरा दत्त जोशी जी, उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन के रूप में इसको उन्होंने रिसीव किया हुआ है। ये सारे 3 लेटर हैं मेरे पास हैं, माननीय अध्यक्ष जी, इसको वहाँ तक पहुँचा देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे 43 जन संवाद के कार्यक्रम चेक करवा लीजिएगा जी, भिजवा दे रहे हैं आपके पास। हाँ, कोई तो इस समिति ने अपना काम किया और करीब 9 माह तक 43 जन संवाद के कार्यक्रम हुए और अंतिम जो बैठक थी इनकी देश की राजधानी में दिल्ली में पूरी हुई। और इस समिति को विभिन्न माध्यमों से करीब 2,32,961 सुझाव प्राप्त हुए और प्रदेश के 10% परिवारों द्वारा इस कानून को बनाने के लिए अपने सुझाव दिए गए कमेटी को। देश का ये पहला ऐसा अतुलनीय उदाहरण है जिसमें किसी भी कानून को बनाने के लिए 10% लोगों ने भाग लिया होगा। और ये कहीं ना कहीं हमारी देवभूमि की जो जनता है, देवभूमि के जो जनगण मन है, उनकी जागरूकता का भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। और हमारी जो इस समिति है, इसने सभी सुझावों का अध्ययन कर रिकॉर्ड समय में विश्लेषण करके रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को अभी हमको सौंप दी और लंबे समय से सभी को प्रतीक्षा दी। जैसा हमारे सभी साथियों ने कहा कि पिछले लगभग मुझे याद है कि 12 फरवरी 2022 को मैंने इस संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था। तो लगभग मैं समझता हूं कि 2 साल का समय हो गया। कुछ ही दिन पहले, यानी 10 दिन पहले, 2 साल में 10 दिन पहले उन्होंने हमको, समिति ने अपना अध्ययन करके, अपनी बात करके हमको रिपोर्ट सौंपी और हमने भी देर नहीं करी। ये अच्छा काम है, इसमें देर करने की मैं समझता हूँ कोई आवश्यकता नहीं थी। और उन्होंने 2 तारीख को दी और हमने 5 तारीख से आहूत कर दिया। जितनी भी औपचारिकताएं थी उन औपचारिकताओं को पूरा किया। मैं समिति के सदस्यों का और उनका जो योगदान रहा है उनका धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि समिति के सदस्यों का योगदान राज्य ही नहीं बल्कि आने वाले समय में जो ये हम सब लोग जो आज इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, ये विधेयक के रूप में प्रस्तुत हुआ है, आगे ये एक विधेयक के रूप में स्थापित हो जाएगा। ये केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये कहीं ना कहीं सबको एक राह दिखाने का काम करेगा। जिस प्रकार से देवभूमि से निकलने वाली माँ गंगा संपूर्ण देश को कहीं सींचने का काम करती है, कहीं याचमन का काम करती है, कहीं पीने के काम आती है, कहीं अभिसिंचित करने का काम करती है, उसी प्रकार से इस सदन से निकलने वाली ये समान अधिकारों की जो गंगा है, समान नागरिक आचार संहिता की गंगा, हमारे सभी नागरिकों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उन अधिकारों की रक्षा भी करेगी और उन अधिकारों को सुनिश्चित करने का भी काम करेगी। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता है। यह बिल उसी एकता की बात करता है जिस एकता का नारा हम आज से नहीं हमेशा से लगाते आए हैं। जिस एकता की बात हम करते आए हैं, सभी नागरिकों के लिए कानून की बात संविधान स्वयं करता है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो पंथ निरपेक्ष है और ये एक आदर्श धारणा है कि जो हमारे समाज की जो कमियां हैं, खराबियां हैं, या मैं कहूँगा कि विषमताएं हैं, उनको दूर करके
सामाजिक ढांचे को मजबूती प्रदान करने का काम हमारा संविधान करता है। यह एक आदर्श धारणा है कि जो हमारे समाज की जो बुराइयां हैं, हमारे सामाजिक ढांचे को और मजबूत बनाने का काम करता है। मुझे खुशी की बात है कि आज इस धारणा को धरातल पर लाने का काम हमारी देवभूमि से हो रहा है और हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं। माँ गंगा को राजा भगीरथ धरती पर लेकर आए थे। यह वही भूमि है, यह वही माँ गंगा की भूमि है, माँ यमुना की भूमि है, भगवान बद्री विशाल, बाबा केदार, आदि कैलाश, ऋषि मुनियों की तपस्थली। अरे वो तो है ही है, आप बोल रहे हैं पिरान कलियर भी है, जितने भी हमारे। देखिए, मैंने कहा कि जब हम ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं जो धर्म से, पंथ से, समुदाय से, विशेष से सबसे अलग करता है, सबको एक रूपता में लाने का काम करता है, तो उसमें जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं राज्य के अंदर, वो सारे धार्मिक स्थल हम सबको गौरव प्रदान करते हैं, हम सबको एक पहचान देने का काम करते हैं, हम सबके अंदर एक विशिष्टता लाने का काम करते हैं। तो उसमें पिरान कलियर कैसे छूट सकता है? वह भी है, वो तो हमारा इतना पवित्र स्थान है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये वीर भूमि भी है, बलिदानियों की भी भूमि है। और यही देवभूमि, यही धरती उत्तराखंड की आज आदर्श स्थापित करने जा रही है। आज हम आज़ादी के अमृत काल में हैं और हम सभी का कर्तव्य है कि हम एक समरस समाज, जिसमें कोई भेदभाव न हो, कोई पक्षपात न हो, किसी प्रकार की कोई मिलावट न हो, उस समरस समाज का निर्माण करें। एक ऐसा समाज जहां पर संवैधानिक जो प्रावधान है वह भी हों और सभी के लिए समान हो, सभी के लिए सर्वोच्च हो, सभी के उन्नति में, सभी की गति में, सभी की उन्नति में उनका योगदान हो। और जिस प्रकार ऋग्वेद में वर्णित जो संगठन का मंत्र है वो कहा गया है, ओम संगच्छ ध्वम संबद्धम संभो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जा नाना उपासते। यानी कि हम सब समान हो, एक होकर समान मन से विरोध का परित्याग कर श्रेष्ठ कर्म के लिए आगे बढ़ें, ये मंत्र कहता है। और जब हम समान मन की बात करते हैं, उसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम सभी के कार्यों में एक रूपता हो, बल्कि एक इसका अर्थ है कि हम सभी समान विचार और व्यवहार द्वारा जो विधि सम्मत कार्य है, जिसको व्यवस्था कहती है, जिसको समाज कहता है, जिसको हमारा संविधान कहता है, उसके अनुसार आगे बढ़ें। समान नागरिक संहिता भी यही है, जिसमें सभी लोगों को समान मानकर उन्हें समान जो अधिकार है वो देने की बात कही गई है, जिसका आप सब लोगों ने अब कुछ न कुछ, सभी ने किसी न किसी रूप में इसका अवलोकन कर लिया है। और ये अभी तो शुरुआत हो रही है, एक काम कोई समाप्त नहीं होने जा रहा है। विधानसभा ने आपके नेतृत्व में ये इतिहास रचने का काम किया है, मातृशक्ति के उत्थान का, मातृशक्ति के सशक्तिकरण का, मातृशक्ति की सुरक्षा का और मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का। तो ये कोई आज ही समाप्त नहीं हो जाने वाला है। विधानसभा का सत्र आगे भी होने वाला है, ये व्यवस्था आगे भी चलने वाली है, ये चलता रहेगा। ये हमने शुरुआत की है, कोई इसका समापन नहीं किया है। समान नागरिकता के बारे में कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो हमने संकल्प लिया था वह संकल्प आज सिद्धि तक पहुंच रहा है, वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भारत का संविधान है, संविधान सभा की बहस है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हैं, ये ऐसे अनेक कारण हैं जो हमें इस पर मार्गदर्शित भी करते हैं। भारत का जो संविधान है हमें सदैव स्पष्टता देता है कि न्याय, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर चलने के लिए हमें समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। अब ये समय भी आ गया है, जिस प्रकार से अब देश आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से आज ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा है, हमें वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है और जो राजनीतिक स्वार्थ हैं, उनसे ऊपर उठकर
ऐसे समाज का निर्माण करना है जो हर स्तर पर समान भी हो और समरस भी हो, एक दूसरे के साथ कोई भेदभाव उसमें न हो, वैसी ही समानता जिसके आदर्श हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। वैसी ही समता जिसके पक्षकार भारत रत्न पुरुषोत्तम नाम बोला, बढ़िया बोला, सही तो कह रहा हूँ। नाम इसको मतलब सही बोला बिल्कुल। नहीं, हंसने पे भी बैन लगाओगे क्या? तभी मालूम पड़ गई। वैसी ही समता मैं बड़ा आभारी हूँ आपका भी और आपके सभी साथियों का, इन साथियों का भी, और उधर से भी दर्शक दीर्घा से भी, उधर बैठे हुए लोगों का भी, और हमारी माननीय अध्यक्ष महोदया का भी, जो लगातार इतनी देर तक हम सब लोग बैठे। भगवान राम के हम भी अनन्य भक्त हैं। अब हमारे आदेश चौहान जी ने कुछ कहा कि उनके रंग के बारे में कहा, भगवान राम जी के श्यामांग दिवस प्रश्न वतन, क्या बात है, श्यामांग उनका आदमी श्यामांग था, श्याम रंग के थे। आप नाराज हो गए उनसे, शाम को उन्होंने काला कह दिया। तो आपने बना दिया तो वो कह दिया। बड़ी देर में ढूंढी, मुझे याद है। शांत भाव में सुन रहे। अरे कविता कह रहे हो आप, ये तो बड़ी गलत बात है, बताओ। चलिए मैं बोलूं। अरे कविता थोड़ी है। काम बहुत राम नहीं नंद की काम रुनाश श्यामांग दिवस प्रश्न वतन। नहीं जय सिया राम, 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 जय सिया राम। ये साथ नहीं दे रहे हैं आपका। चलिए, भगवान श्री राम का नाम आ गया, उच्चारण हो गया, और जिस समता के आदर्श भगवान श्री राम थे, हम वैसे ही समता के पक्षकार। जब अब कल ये प्रस्ताव, ये विधेयक का यहाँ पर प्रस्तुत हुआ, तो सभी जगह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पूरे सदन ने नारे लगाए, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैंने भारत रत्न भी जोड़ा है, इंजीनियर रवि बहादुर जी, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इसी समता के, इसी समरसता के पक्षकार थे। और वैसी ही समता जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में कहा है, सत्य ही संसार में ईश्वर है, धर्म भी सत्य के ही आश्रित है, सत्य ही जगत का मूल है, सत्य से बढ़कर और कुछ नहीं है, यह समय सत्य को पहचानने का समय है। वही सत्य जिसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 44 में होने के बावजूद भी देश की आज़ादी के इतने लंबा कालखंड बीत गया, हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना लिया, अमृत काल भी प्रारंभ हो गया। वही सत्य जिसने 1985 के साहवानों केस के बाद भी जिसको स्वीकार नहीं किया गया, वही सत्य जिसे पाने के लिए इसी देवभूमि की बेटी, यहीं काशीपुर की रहने वाली सायरा बानो ने लंबा दशकों तक संघर्ष किया। वही सत्य जो पहले भी हो सकता था, लेकिन न जाने किन कारणों से नहीं हो पाया। मेरे लिए ही नहीं, ये प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न हमारा सामूहिक है, और इसका उत्तर भी हम सब लोग मिलकर खोजेंगे तो अवश्य इसका उत्तर मिलेगा कि इतना लंबा कालखंड बीत जाने के बाद भी, देश के अंदर प्रचंड बहुमतों की सरकार होने के बावजूद भी सामाजिक समानता लाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। इतना लंबा कालखंड होने के बाद भी
इतनी सारी सत्ताएं आने के बाद भी हमारी जो मातृशक्ति है उसको समान अधिकार क्यों नहीं दिया गया? यह भी हमारे लिए प्रश्न है कि वोट बैंक को देश से ऊपर क्यों माना गया? नागरिकों के बीच भेद को कायम क्यों रखा गया? क्यों समुदाय के बीच असमानता की खातिर